Hi, hello and welcome students. Welcome to my classroom. Myself Prashant Gupta. Welcoming you all to this session. बच्चों इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं आपके साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के एनएसओ के जो एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 के फिजिक्स चैप्टर्स के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को है जो इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आप इस एग्जाम को कैसे अपियर कर सकते हैं। वाइल अपियरिंग आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गाइडलाइंस है आपके लिए, एग्जाम कैसा होता है, पैटर्न क्या है, इन सब चीजों को समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं तो यूल हैव, जब आप इस एग्जाम को देंगे तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। किस लिए? टू फिल अप द इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ ऑन द ओमार शीट। ओके, ओमार शीट में आपको भरना क्या क्या रहेगा? आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको ओमार शीट पर बबल करना होता है। इसके लिए आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं, सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, वेयर यू हैव 10 क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन होता है साइंस का, जिसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस होते हैं। एंड लास्ट सेक्शन इज फॉर अचीवर सेक्शन, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर्स की, किन सारे सेक्शंस में नंबर क्या क्या होते हैं, तो अचीवर सेक्शन का जो सेक्शन है उसका एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स कैरी करता है। बाकी जितने भी सेक्शन है, यानी लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हुआ या फिर आपका सेक्शन हुआ साइंस का, दे कैरी 1 मार्क ईच। ओके, so I can say in total you are having 50 questions, and in total you are going to have approximate 5 questions for 3 marks each and rest 45 questions for 1 mark each. You'll have 60 numbers. So this is going to be your paper pattern. Moving ahead, अगर आपने इस क्वेश्चन में, आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पास कंपलसरी होते हैं। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन यूज ऑल योर गैसिंग एंड ऑल। और छोड़ के कुछ नहीं आना भाई, कंप्लीट करके आना पेपर को। कोई एक तो कंपलसरी सब कुछ देना, दूसरा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अटेम्प्ट आपको सारे करने हैं। ऑब्वियसली आपको कैलकुलेटर जो है परमिटेड नहीं होगा। ओके, जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। देयर विल बी 4 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ दीज 4 only one will be the correct answer. You just have to choose the correct answer, and then for the correct answer you have to darken the circle on the OMAR sheet using your pen or pencil. Like there is an example for it. Let's suppose there is a question that in a water cycle condensation is the process of what? We have 4 options for this: A, B and C and D. A option say it's ice warming up and turning into liquid. This is wrong. Second is water vapors cooling down and turning into liquid. Yes, we know that when water vapors cool down and turn into liquids, that process is called condensation. So our option B is clear. So what we have to do, you will have a OMAR sheet like this. Let's suppose this is question number 13. So on in front of question number 13, you have to bubble this B option. Okay, you have to bubble evenly. Don't go outside the circle and also don't leave any spaces behind. तो पूरा अच्छे से आपको बबल करना। दिस इज हाउ यू बेसिकली फिल द ओमार शीट। उसके बाद आपके पास जो रफ वर्क करने के लिए जो आपको जगह है, वो आपको ब्लैंक स्पेसेस जो होगा वो आपको बुकलेट में ही प्रोवाइडेड होगा। इन्विजिलेटर को आपको जो शीट है वो वापस कर देनी है, और जो भी आपको स्पेस प्रोवाइडेड उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट्स गेट टू योर एनएसओ 2022-2021 सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं बच्चों। साइंस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से। आपके पास दिया हुआ है राधिका इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम हर at a rate of 2 meters in 1 second. So this mirror is moving away from Radhika 2 meters in 1 second. Okay, now does she how fast does she see her image moving away? So basically the velocity of image seen by Radhika is asked. Okay, now प्लेन मिरर के बारे में हमको क्या पता है कि अगर आप इस x डिस्टेंस पर किसी मिरर से होते हो तो आपका जो इमेज बनता है वो भी मिरर से x डिस्टेंस पर ही बनता है। अगर आप यहां से x डिस्टेंस पर हो तो आपका इमेज भी x डिस्टेंस पर ही बनेगा। तो वी कैन से दिस इज द इनिशियल image that Radhika is seeing. Okay, now after 1 second what will happen? This mirror
will move away from Radhika by 2 meters. So let's say this is the new location of the mirror. Radhika is standing over there only. Okay. So now the new location is at a distance of what? This is 2 meters plus x distance. The initial distance we assumed x, and now 2 meters has been added because the mirror has moved 2 meters in 1 second. So the image will be at what distance? The same distance in the opposite side. So this will be the distance of image, that is 2 plus x. If we talk about what is the total distance of the image from Radhika, so this distance will be how much? 4 plus 2x. This is the image distance from Radhika after 1 second. Clear? Now, initially what is the distance? The initial distance was basically 2x. So in 1 second, how much distance the image has traveled? So initially it was 2x. Now it is at 4x plus 2. So I can say 4 plus 2x minus 2x. So basically 4 meters has been traveled in how much time? 1 second. So basically the speed of the image is 4 meters in 1 second. And that is our answer. Okay. Now moving ahead with the question. This is the second question. Please read the statement. The length of a cotton thread is measured between 2 points on a ruler. When the length of the cotton is wound closely around the pencil. So this is the length of the cotton measured by the ruler. So this point is basically 2 centimeters. And this point is 14.1 centimeters. Okay. So if I talk about what is the length of this cotton thread, so it is 14.1 minus 2 centimeters. Basically 12.1 centimeters is the total length of the thread. Now this thread is used and it goes around 5 times. Basically I am having this pencil and this thread goes around 5 times this pencil at a length of 12.1 centimeters. Now what is asked? What is the length of the cotton thread? Cotton thread कितना बड़ा है जब at once round the pencil के एक ही बार घुमाने के लिए सिर्फ एक बार इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो बेसिकली 5 राउंड मिल रहे थे सर 12.1 सेंटीमीटर से. तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड चाहिए, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू डू डिवाइड दिस थिंग बाय 5. So the length that I required will be equals to 12.1 divided by 5. Simple. If I do this calculation, my answer will be 2.44 centimeters. Option D is your correct answer. Okay. Simple. Moving ahead, next question. So next question is from light, shadow and reflections. Which of the following items will allow you to see around a corner from where you are standing? Let's suppose you are standing somewhere here. This is you. Okay. And you want to see around the corner. You want to see what are things here. So which of the following devices will you use? The same devices that we use in submarines and all. Okay. So what we do, we use this device. क्योंकि इसमें होता क्या है, आपके पास जो लाइट यहाँ से आ रही होती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है एंड अगेन यहाँ रिफ्लेक्ट करती है. तो 2 रिफ्लेक्शंस के बाद यहाँ जो भी था वो आपको यहाँ दिखने लगता है. ओके. तो सेम थिंग यू विल यूज, बेसिकली यू यूज एंड यू विल हैव योर, आप कॉर्नर्स के अराउंड फिर जो है वो देख सकते हो. बाकी जो आपकी डिवाइसेस है 1 and 2, अगर मैं इसमें देखूं यहां से लाइट अंदर जाएगी तो सही, लेकिन क्योंकि ये अनइवन इतना है, इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे और आपको वो लाइट जो है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी से इमेज नहीं दिखने वाली. एंड सेम गोज विद हियर कि आपके पास वो लाइट अंदर जाएगी और बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे आगे पीछे, और वो लाइट आपको इवनली दिखेगी या नहीं दिखेगी ये पता नहीं. और ये तो मुझे क्लोज ही लग रहा है, तो यहां से तो बात ही खत्म हो गई. ये ओपन है पर क्योंकि इररेगुलरिटीज इतनी है कि आपको अच्छे से जो कॉर्नर के अराउंड चीज है वो दिख नहीं पाएगी. सो ऑप्शन 3 इज द ओनली अप्रोप्रिएट आंसर. Okay, moving ahead, next question. One with magnets. So you have 4 magnets, bar magnets are given to you, and observe the given figure and identify correct statements. Okay, what we know about magnets? Let's suppose if I'm having 2 magnets with the polarities of north and south. So north and south. So north attracts south, south attracts north. North repel north, south repel south. Okay. So if these 2 magnets are like this,
So it is compulsory that this end will be a north end so that they can attract and they can be in that state. Okay, for sure. Now you are asked what is happening here. So since I can use either polarity, basically if I say this is north and this is south, so here this has to be south and this has to be north. That is compulsion. Okay, अब इसको कोई भी एक नाम दे देते हैं. लेट्स सपोज इसको बोल देते हैं कि ये मेरे पास अगर नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, साउथ है तो ये नॉर्थ होगा और नॉर्थ है ये साउथ होगा. इस तरह से अपने पास जो है बार मैग्नेट है. अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं. पोल्स ऑफ P R W एंड Y आर लाइक पोल्स. ये पोल्स सेम हैं. P R W एंड Y. अगर मैं देखूं तो चारों के चारों मेरे नॉर्थ पोल्स हैं. अगर मैं अपोजिट पोलैरिटी लेता तो चारों के चारों साउथ पोल्स होते, पर यस दे आर लाइक पोल्स. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Moving ahead to the next statement, poles Q, T, Y and Z are like poles. So I am saying Q, T, Z and Y they have included in this statement. Since Y is a north and rest are south, so they are not like poles. They all are not like poles. Q, T, Z are like poles but not Y. This is not a like pole, so this statement is wrong. Third statement is pole R will attract Z. For that to be happen, the polarities of R and Z has to be opposite. R और Z की पोलैरिटी अपोजिट होगी तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. अगर मैं देखूं तो R की पोलैरिटी यहां पर मुझे दिखती है नॉर्थ और Z की दिखती है साउथ. तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी आंसर? कम ऑन टेल मी. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट. सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज माय आंसर. ओके, गुड टू गो. चलो मूविंग हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन मोशन मेजरमेंट से है. क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट with a single fixed pulley, please emphasize on this part, it is a single fixed pulley, and rope makes the task seem easier. Basically what are you having? You are having a single pulley which is also fixed, it is not moving. You are having a load here of some weight and you are pulling this pulley with your hands. Not a very pretty illustrations, it's not a very pretty drawing of mine, but ठीक है, we can understand. Okay, so you are pulling this thing down, ये वेट ऊपर जाएगा. तो आप वो बोल रहे हैं कि ये इजी क्यों लगने लगता है. चार ऑप्शन देखते हैं. नंबर 1 ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड. करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज आपने क्या करा, पहले अगर इस पुल्ली को अगर इसको वेट को आपको उठाना होता तो यू विल बी लिफ्टिंग, बट नाउ यू आर pulling down. Okay, so this is your first option, which is the correct option because it seems to easier the task. Actually task is not easier because in general pulling is way easier for us rather than pushing. Basically lift करने से ज्यादा पुल करना इजी हमें लगता है, इसलिए it seems to easier. तो आप जब डायरेक्शन चेंज करते हो फोर्स रिक्वायर्ड की, फोर्स रिक्वायर्ड जो डायरेक्शन चेंज होती है उससे आपको इजी लगता है टास्क होना. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी एक बार देख लेते हैं गलत क्यों है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस. नो, इट इज नॉट अप्लाइड ओवर ग्रेटर डिस्टेंस. लीवर्स डू दैट. व्हाट इज हैपनिंग? लीवर्स डू दैट व्हेन यू हैव अ लीवर, सो दे बेसिकली अप्लाई दैट फोर्स ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड ड्यू टू विच आप लीवर यूज करके बड़े बड़े डिस्टेंसेस, बड़े बड़े कार वगैरह को उठा सकते हो. बट पुलिस नहीं करती ऐसा. ठीक है. More work is done by moving the object. No, you are doing the same work because the same mass is going to the same height, so you are doing the same work. The less force is needed to lift the object. No, correct. Incorrect. This is wrong. This is wrong. This is wrong because same force लगेगा भाई. अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ भी जो टेंशन जनरेट होगा और यहाँ जो टेंशन जनरेट होगा सेम होगा. अगर मैं मासलेस पुली बोलता हूँ और ये टेंशन इसके बराबर होगा तभी ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा. तो आपको लेस फोर्स तो नहीं लगाना पड़ा. अगर ये पुली फिक्स ना होके मूवेबल होती तब आपको कम फोर्स लगाना पड़ता. बिकॉज इट इज अ सिंगल एंड अ फिक्स्ड पुली, तो आपको सेम फोर्स लगाना पड़ेगा. सो ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज चेंज, दैट्स व्हाई इट सीम्स इजियर, कि उठाने में आसानी होगी. ठीक है भाई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन है आपका. ऑब्जेक्ट लुक्स ग्रीन इन व्हाइट लाइट. नाउ द व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ क्लियर ब्लू प्लास्टिक on the same object. What color will the object appear to be? Now what will be the color of the object? Let's suppose I am having an object. This is my object and it is seems to be green in white light. I am shining this thing with a white light. I know कि white light में आपके 7 कलर्स होते हैं इन जनरल ब्रॉड वे में. वैसे तो बहुत सारा बड़ा स्पेक्ट्रम है, इंडिविजुअल वेवलेंथ बहुत सारे होंगे, बट ब्रॉडली 7 कलर्स की हम बात करते हैं. और क्योंकि इसका क्या है, इट लुक्स ग्रीन, इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ दो 7 इट हैज एब्जॉर्ब्ड रेस्ट ऑल दी स्पेक्ट्रम. बस ग्रीन को ये जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है या स्कैटर करता है. सिर्फ ग्रीन कलर है जो यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर आ पाता है इस ऑब्जेक्ट से. बाकी सारे कलर्स को, बाकी सारी वेवलेंथ्स को ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है. अब आप क्या कर रहे हो, नाउ यू आर पुटिंग अ ब्लू फिल्टर अहेड ऑफ दिस थिंग. ओके, तो आपने यहां पर एक ब्लू फिल्टर लिया. ब्लू फिल्टर क्या करेगा, ब्लू फिल्टर सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइंस को पास होने देगा. ब्लू फिल्टर का काम क्या भाई, आपने इस पूरे के ऊपर क्या करा, क्लियर ब्लू प्लास्टिक से इस ऑब्जेक्ट को पूरा ढक दिया. ठीक है, तो बेसिकली आप व्हाइट लाइट के पहले ब्लू लाइट लगा, ब्लू फिल्टर लगा रहे हो. अब ब्लू फिल्टर क्या करेगा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ जाने देगा बाहर ब्लू लाइट्स को, व्हाइट लाइट हो जाएंगी ऑब्जॉर्ब, सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट जाएंगी क्योंकि आपके पास ब्लू फिल्टर है. और अब ब्लू लाइट, प्योर ब्लू लाइट अगर इस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी तो क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगी, सारी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी. तो क्या कोई कलर रिफ्लेक्ट करेगी, क्या कोई वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करेगी, नो. तो नो वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड. अगर कोई वेवलेंथ रिफ्लेक्ट नहीं करी, इसका मतलब कलर क्या बचा, जीरो, नथिंग, ब्लैक. ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ अ कलर. ओके, आज के बाद अगर कोई तुमको बोले कि माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, उसको बोलना थोड़ा फिजिक्स पढ़ के आओ. ब्लैक इज नॉट अ कलर, इट इज द एब्सेंस ऑफ अ कलर. ओके, व्हेन यू डोंट हैव एनी कलर then you have black. तो all those object जो बाकी सारे स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं बच्चे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोई भी वेवलेंथ देते ही नहीं है, स्कैटर करते ही नहीं है, रिफ्लेक्ट करते ही नहीं है कोई वेवलेंथ. सारी की सारी वेवलेंथ जो उनके ऊपर पड़ती है व्हाइट लाइट से, वो सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे हैव नो कलर्स और नो वेवलेंथ फॉर अस, दैट्स व्हाई दे आर ब्लैक. मूविंग अहेड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी से. बोला गया नॉकिंग अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक विद अ हैमर involves conversion between different forms of energy. Okay, which of the following option represents the correct order of this conversion? क्या आपने पहले नेल लिया, उस नेल को वुडन ब्लॉक में आप ऐसे करके हैमर से ठोक रहे हो, पट जो आप कर रहे हो, इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है बहुत ज्यादा. तो कौन सी टाइप की एनर्जी किस तरह से मूव हो रही है. देखो इन जनरल अगर तुमको उस नेल को ठोकना है तो सबसे पहले हैमर को उठाना पड़ेगा भाई, बिना उठे तो काम नहीं होगा. उठा रहे हो मतलब क्या, मसल एनर्जी. मसल एनर्जी मतलब क्या, केमिकल एनर्जी, क्योंकि तुम उठा पाए, क्योंकि तुमने कुछ चीजें खाई थी मतलब उनके अंदर एनर्जी होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रैक्टोज होगा, कार्ब्स होंगे, जो भी होगा वो सब क्या है, केमिकल एनर्जी है. तो जो भी आप खाते हो वो केमिकल एनर्जी है, और उसी केमिकल एनर्जी की वजह से आपने उसको उठा पाया. तो फर्स्ट फॉर्म इज द केमिकल एनर्जी. करेक्ट है सर. केमिकल एनर्जी करने के बाद आपने क्या दिया, आपने हैमर को दी स्पीड. ऐसा थोड़ी होगा हैमर नेल के ऊपर रख दो वो अंदर ठुक जाएगा, नहीं होने वाला, कुछ स्पीड से मारना पड़ेगा. तो आपने उस हैमर को केमिकल एनर्जी से चेंज करा काइनेटिक एनर्जी में. तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी एंड सी. अब काइनेटिक एनर्जी में एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया, जब नेल अंदर ठुक जाती है तो क्या होता है बच्चे, नंबर 1 सर, एक तो साउंड आता है बहुत तेज, पट, है ना, एक तो आवाज आती है. दूसरा, अगर मैं बहुत बार, आपने देखा होगा, लेट सपोज मैं बहुत बार उसको मारता रहूं तो क्या होगा, क्या वो सरफेस गर्म भी हो जाती है. एक काम करो, वो तो बहुत दूर की बात होगी, हाथ लो, ऐसे मारो, एक तो आवाज आ रही है, और 5-6 बार ऐसे मार के बहुत तेज 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 तेज, अब इसको छुओ, गर्म हो गया. ठीक है, क्या हुआ कि आपकी एनर्जी जो है 2 जगह ट्रांसफर होती है हर जगह जब भी कोलिजन होगा. कहां, एक तो साउंड एनर्जी में और दूसरा हीट एनर्जी में. तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर. मूविंग हेड बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है. आपको बोला गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 क्या पढ़ते हैं एक बार, दैट जुपिटर डज नॉट एक्सपीरियंस शॉर्ट सीजन्स लाइक अर्थ. जैसे अपने पास
अर्थ पे 4-5 सीजन होते हैं, कभी आपके पास फॉल हुआ, कभी आपके पास समर हुआ, कभी आपके पास विंटर्स हुआ, ऐसे बहुत सारे अपने पास 4 सीजन होते हैं, रेनी सीजन होता है। तो जुपिटर पर ऐसे सीजन्स नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ये, डज नॉट एक्सपीरियंस शॉर्ट सीजन्स। सेकंड बोला है जुपिटर इज मोर टिल्टेड देन अर्थ। 2 स्टेटमेंट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जुपिटर के पास शॉर्ट सीजन्स नहीं होते, उसके पास लॉन्ग सीजन्स होते हैं, उसके पास कॉन्स्टेंटली एक बहुत खतरनाक सा उसमें स्टॉर्म ही चलते रहते हैं 24 घंटे, है ना, तो उसके पास शॉर्ट सीजन्स नहीं होते। लेकिन अगर मैं बात करूं टिल्ट ऑफ जुपिटर की, तो जुपिटर का टिल्ट सिर्फ और सिर्फ है 3 डिग्री का, है ना भाई, 3 डिग्री का टिल्ट है सिर्फ और सिर्फ जुपिटर का, तो अर्थ से ज्यादा तो नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट ट्रू इज सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस से क्वेश्चन है, पूछा गया अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून। नून बोले तो क्या एग्जैक्टली 12, क्या ये आपके 12 बजे आपकी क्लॉक स्टार्ट हुई है। फिर बोला बाय 20 मिनट पास्ट 5 PM on the same day the angle through which the hour hand has turned is। अब बज रहे हैं भाई 5:20, घड़ी देखनी आती है सबको, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे भी होगा बट ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11। अगर 5 बज रहे हैं तो पहले तो पास्ट 20 मिनट्स पास्ट 5 PM। तो अगर मैं मिनट आपकी क्या आवर्स की बात करेंगे कि आवर हैंड कितना मूव कर चुका होगा, अगर मैं बात करूं तो 5 से तो आगे होगा। अब क्योंकि 20 मिनट्स और एक्स्ट्रा हो चुके हैं, यानी 5 और 6 के बीच में अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 20 20 20, 60 मिनट्स का एक आवर होता है, तो ये इस दोनों के बीच में 1/3 पार्ट और चल चुका होगा। अगर 5 और 6 के बीच में वैसे 3 पार्ट्स करूं, तो जो आवर हैंड होगा दैट मस्ट हैव ट्रेवल्ड दिस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, दिस अमाउंट ऑफ एंगल। अब आपसे ये एंगल पूछा गया क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है क्या है, 360 डिग्री टोटल होता है ना। 360 डिग्री में आप कितना हुआ है, ये होता है सर 12 to 1, बेसिकली कितना होता है 360 डिवाइड बाय 12, 30 डिग्री। तो 30, 60, 90, 120, 150, 150 के बाद 30 डिवाइड बाय 3 यानी 10, तो 150 प्लस 10, 160 मिनट्स और 160 डिग्री यू हैव टर्न्ड when that clock is at 20 minutes past 5 PM. So that is your correct answer, that the hour hand has turned 160 degrees. Okay, easy question, थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, घड़ी देखना हम सबको बचपन में सिखा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फन विद मैग्नेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या पढ़ते हैं हम लोग, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स while creating magnets. That is correct. The magnets that you are creating, अगर नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ा दिए जाएंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, करेक्ट तो नहीं है, मतलब इनकरेक्ट तो नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स अराउंड द नेल। ठीक है, ये अराउंड द नेल है, थोड़ा आगे चला गया, तो सही बात है ये भी। अगर आपको इंक्रीज करना है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो क्या, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए आप कॉइल के, नेल के अराउंड, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो, थर्ड चीज है, मैग्नेटिक फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स ओनली। यार ये थोड़ा गलत सा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि लेट्स सपोज मेरे पास नॉर्थ और साउथ अगर होता है तो ये अट्रैक्ट करता है इस तरह से, तो ये पुलिंग के साथ साथ पुशिंग फोर्स, ये तो पुलिंग फोर्स हो गया, इसके अपनी तरफ पुल कर रहा है। लेकिन अगर मैं नॉर्थ साउथ के साथ साउथ नॉर्थ ले आऊं तो इट इज अ पुशिंग फोर्स ऑल्सो। सो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा था, तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। इजी, नो इश्यूज इन दैट। मूविंग अहेड, अच्छा फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैग्नेट में लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। किसी भी मैग्नेट को ज्यादा गर्म करोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, तो ऑप्शन सी है जो इनकरेक्ट था, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है इसमें, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था भाई। नेक्स्ट, सॉर्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन है, पूछा गया है कॉलम 1 में आपके पास है मेथड ऑफ सेपरेशन एंड कॉलम 2 में है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। देखो हर चीज का सेपरेशन हर चीज से तो नहीं हो सकता, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड चाहिए होते सेपरेशन के, तो वही आपको चेक करना है। पहला आपके पास जो मेथड है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है बच्चे,
आपने एक व्हीकल लिया, आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो को आपको अगर उसको छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो आपस में सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो जैसे लेट सपोज मेरे पास रेत है, कोई बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, वो पानी में डाले हुए हैं, तो वैसे सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन अगर उसको मैंने छोड़ दिया, सेंट्रीफ्यूज करके छोड़ दिया या ऐसे ही रख दिया, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है किस चीज पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द मटेरियल पे। तो सर पी का आंसर तो 1 हो गया, ठीक है। ओके, इसी से मुझे आंसर मिल चुका है, पी का आंसर 1 सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। डायरेक्ट ही हो गया, बाकी देखने नहीं पड़े, लेकिन फिर भी आगे की हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चे शेविंग की। शेविंग क्या होता है, इसमें बेसिकली आप करते क्या हो, जो आपने छलनी देखी है अपने घर में आटा छानने वाली, है ना, वही है शेविंग, है ना। आपने क्या करना, मटेरियल डालना है और उसको छलनी को हिलाते रहना, तो जो मटेरियल का साइज उस छलनी के जो छेद है उससे छोटा होगा वो नीचे चले जाएंगे, बड़े साइज वाले नहीं जा पाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ द पार्टिकल। तो क्यू का जो आंसर हो जाएगा वो बच्चे 3rd हो जाएगा, इसका तो 1st हो ही चुका है। अब बात करते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, आपने कभी देखा हो तो लेट्स सपोज जब फसलें वगैरह काटते हैं, तो जब हवा चल रही होती है तो हवा में ऐसे फसल को पीट के और फिर इसको ऐसे उछालते हैं, उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल थोड़े मास में ज्यादा होते हैं, अब हवा चल रही है तो जिसका मास ज्यादा होगा वो थोड़ा कम दूर गिरेगा, जिसका हल्का होगा वो ज्यादा दूर गिरेगा, तो छिलके वगैरह जो भी इंप्योरिटीज होती है वो थोड़ा दूर जाके गिरती है और आपको जो चाहिए होता है मतलब सेपरेशन हो जाता है। तो विनोइंग में बेसिकली आप क्या करते हो, वेट ऑफ द पार्टिकल का रोल है, जिसका वेट ज्यादा होगा वो पास गिरेगा, जिसका वेट कम होगा वो थोड़ा दूर गिरेगा, ठीक है। तो क्यू आर इज बेसिकली योर सेकंड ऑप्शन। एंड फाइनली सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, मिसिबिलिटी, मतलब क्या आपके पास दो मटेरियल लेट्स सपोज दोनों लिक्विड ही है, अब दोनों लिक्विड है उनको अलग करना है, तो आपके पास एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में आप फनल में डालते हो, उसके बाद दोनों जो मटेरियल जो अभी तक मिस्किबिलिटी पे डिपेंड करता है, मिस्किबल थे बेसिकली, है ना, वो अलग हो जाते हैं। तो नंबर एस इज फॉर नंबर 4। इस हिसाब से अगर मैं देखूं चारों भी मैंने चेक कर लिए और सिर्फ पी से भी मुझे पता चल ही चुका था कि ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ओके, समझ आया, कोई इशू तो नहीं बच्चे। चलो मूविंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन थे साइंस वाले वो ओवर हो चुके हैं। एक अचीवर सेक्शन मैंने बोला था ना, अभी अचीवर सेक्शन में 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन की बात करते हैं। इस ईयर में जो आपका अचीवर सेक्शन से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपके सामने बोला गया, इन अ सर्किट शोन 3 identical emitters X, Y and Z. X, Y and Z are 3 identical emitters has been added to measure the current in the respective areas. Okay. What is the order of magnitude of reading of the emitter largest to the smallest? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा करंट किसमें आएगा, कौन सा एमीटर सबसे ज्यादा करंट मेजर करेगा और कौन सा सबसे कम करेगा। चलो ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव होगा, ये बैटरी का नेगेटिव होगा, ठीक है। करंट कहां से जाएगा बच्चे, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, तो यहां से करंट निकलेगा। तो जो भी करंट इस पूरे सर्किट से जा रहा होगा, क्या वो पूरे का पूरा करंट एक्स एमीटर से पास करेगा, हाँ पक्की बात करेगा। तो क्या एक्स एमीटर से जाने वाला जो करंट है वो लार्जेस्ट होगा, हाँ सर। तो अभी मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं, ये दोनों पॉसिबल हैं, क्यों, क्योंकि एक्स से जाने वाला तो करंट जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, पता चल गया, क्योंकि सारे का सारा करंट ही उससे जा रहा है ना, ऑल द करंट इज पासिंग थ्रू द एक्स ओनली। अच्छा नेक्स्ट क्या है, एक है मेरे पास वाई, एक है मेरे पास जेड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, करंट स्प्लिट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेज या 2 बल्ब है, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है क्या उस ब्रांच से करंट कम फ्लो करती है ना भाई, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो जिस ब्रांच में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चे, हाँ, तो मैंने बोला कि जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से करंट कम फ्लो करेगा। तो यहां जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 और I2 में, तो पक्की सी बात है सर I1 क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I1 कम होगा, तो Z से मिलेगा आपको स्मॉलेस्ट और Y से मिलेगा आपको इंटरमीडिएट। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सिंपली ऑप्शन सी जो है दैट इज माय करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिल रहे हैं यार, मिल जाने चाहिए, आसान सा चीज है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता थी मुझे, बस उसी से काम बन गया, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आपको ऐसे और सेशन देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट दैट इज student.myclassroom.digital पे लॉगिन करके इन सेशंस को देख सकते हैं। अगर आपको इस सेशन बच्चे पसंद आए हैं या आप ये सेशन हमारी जो टैबलेट ऐप है उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है। सेशंस पसंद आए हैं तो अगर और इस सेशन के रिगार्डिंग आपको हमें रीच आउट करना है तो यू कैन फॉलो अवर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एट myclassroom.digital, www.instagram.com पर आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर आप लॉगिन करके इन सारी चीजों को पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इससे आपकी प्रिपरेशन में एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। इफ सो प्लीज फॉलो अस एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।
तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन बच्चा, दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।